हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिएगा, ठीक ना? तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया क्या गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है, इनसे हमको फॉर्म करना है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक ना? फॉर्म करना है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे आओ देखो, बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है। मैं क्वेश्चन को पहले से ही लिख कर ला दिया हूँ ताकि टाइम बचे, ठीक ना? यहाँ पे देखना ध्यान से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक ना? देखो एक बात हमेशा कि किसी भी स्क्वायर हो या किसी भी कोई भी शेप हो, अगर उसका एरिया फाइंड करोगे, वो जो आएगा उसकी यूनिट होती है, स्क्वायर में आती है, ठीक है? यूनिट स्क्वायर होती है। यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर मतलब कि यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, ठीक ना? ये सब क्या है कि ये एरिया के यूनिट्स हैं, ठीक ना? उनको क्या किया जाता है कि स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक ना? मतलब क्या कि एरिया फॉर रेक्टेंगल्स क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया है, ठीक ना? अब देखो ध्यान से कि इसमें कंडीशन क्या दिया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट्स इन मीटर, मतलब कि लेंथ क्या है कि प्लॉट की लेंथ क्या है, मीटर्स में है, ठीक? तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब क्या, देखना ध्यान से कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट है, ठीक ना? इसका लेंथ क्या मान लू, एल, ठीक? तो इसका ब्रीथ क्या होगा, बी होगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, मैं ये लेंथ का है ये, और बी ब्रीथ का है, ठीक ना? ब्रीथ मतलब की चौड़ाई और ये लंबाई। अब देखना ध्यान से कि जो इसका यल है वो क्या है कि बी से, बी के दोगुने से 1 अधिक है। बात समझ में आया? देखना ध्यान से, तो मैं क्या मानूंगा कि अगर मैं एल मानूंगा तो देखो कि कंडीशन क्या दिया है कि बी से, बी के दोगुने से 1 अधिक है ना? तो बी के जब दोगुने से 1 अधिक है तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे लेट ब्रीथ, लेट ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक ना? मैं मान लिया हूं कि इसका ब्रीथ क्या है कि एक्स है, ठीक? अब देखना ध्यान से कि जब मैं इसका लेंथ निकालूंगा, लेंथ, तो क्या होगा कि ब्रीथ के दोगुने से 1 अधिक है। ये देखो, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक ना? जो इसका लेंथ है वो क्या है कि ब्रीथ के दोगुने से, मतलब कि ब्रीथ के 2 टाइम में क्या है कि मोर देन 1 है, मतलब कि 1 अधिक है। बात समझ में आया? ये अब यहाँ पे मुझे मालूम चल गया कि ब्रीथ भी मालूम चल गया और लेंथ भी मालूम चल गया। ये बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक ना? इसमें देखो एल क्या है, सॉरी बी क्या है, एक्स मीटर, एल क्या है, यहाँ पे पहले एल लिख लो, 2x + 1 इंटू बी क्या है, एक्स है, एक्स होगा, ठीक ना? अब इसको सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से, 5, ये क्या होगा, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये क्या है कि ये देखो 2x + 1 मीटर इंटू एक्स मीटर, ये भी था ना, एक्स मीटर, ये था ना? ये देखो, ये मीटर और ये मीटर, ये दोनों कट गए, हट गया मीटर स्क्वायर, ये वाला, यहाँ से मीटर भी हट गए। अब देखो ध्यान से कि x बचा, x का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x का फिर मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 1 में, तो कितना होगा, x होगा। बात समझ में आया?
अब क्या करो कि ये जो नंबर बचा है इसको उसी साइड लेकर चले जाओ, किस जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके साइड लेकर जाओ, तो क्या होगा 2x² प्लस एक्स, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये देखो ये जो इक्वेशन बना है ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आया? तो हमको क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म बनाना था, हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं। तो अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पर, तो आइए देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। तो आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब कि इसमें क्या दिया है कि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब क्या कि ये क्रमिक नंबर्स का मतलब क्या होता है देखना ध्यान से। अगर मैं मान लिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक ना, एक्स के इक्वल मान लिया, तो ये बताओ कि सेकेंड इसके क्रमिक मतलब कि इसके बाद आने वाली नंबर्स क्या होगा। तो क्या होगा देखो, सेकेंड वाला नंबर, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे देखो अगर मैं कह रहा हूं कि 1, तो 1 का कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, 1 में प्लस 1 ऐड करोगे 2 आ जाएगा, मतलब क्या क्रमिक नंबर्स, मतलब कि 1 के बाद 2 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो वही मैं क्या किया हूँ, x है तो x प्लस 1 कर दिया, सेकेंड वाली नंबर, ठीक ना। अब देखो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा तो ये क्या है कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इतने के इक्वल है, प्रोडक्ट कर दो इज इक्वल टू 306, इतना होगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, इस 306 को इधर ला दो, x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बना कि नहीं, दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे। बस ऐसे ही क्या करना है कि फॉर्म करना है हमको, ठीक ना। तो आप चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया है कि रोहन्स मदर्स इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. Would you like to find Rohan's present age? यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि रोहन्स के माता की प्रेजेंट जो एज है उसके एज से 26 ईयर्स ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब कि बड़ी है रोहन की माँ। तो यहाँ पे देखो कि और दिया है क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, मतलब कि 3 फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब कि अब से, मतलब कि जो प्रेजेंट एज है इससे 3 वर्ष बाद उनकी एजेज का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 316 के, ठीक ना। तो क्या करना है कि हमको रोहन्स की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कि किसी का एज हमको मालूम नहीं है, ठीक ना। तो मैं क्या मान लूंगा, रोहन्स की प्रेजेंट एज को मालूम करना है, बताना है, तो इसी को मैं मान ले रहा हूं कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज कितना होगा, x ईयर्स मान लिया, ठीक ना। जब ये रोहन x ईयर्स का होगा तो उसकी माता की प्रेजेंट एज क्या होगी, उसकी माता की प्रेजेंट एज क्या होगी, x प्लस 26 ईयर्स, इतने वर्ष की होगी उसकी माँ, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि अब क्या वो बोल रहा है कि 3 ईयर्स बाद, मतलब कि अब से जो उसका जो उम्र है दोनों का, उससे 3 वर्ष बाद उसकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि नाउ आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक ना, नाउ आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा। तो ये पहले ये देखो कि 3 वर्ष बाद उनके एज कितने होंगे। तो ये देखो कि रोहन की एज कितनी हो जाएगी,
रोहन रोहन की एज कितनी होगी? रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 ईयर्स, ठीक ना, 3 वर्ष बाद। ठीक, तो मदर्स की एज कितनी होगी इसकी? इसकी माता की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 में 3 ईयर्स ऐड कर दोगे, ठीक ना, इतने ईयर्स की हो जाएगी उसकी माँ। मतलब कि 26 में 3 ऐड होगा तो 29 हो जाएगा। ये आ गया 29 ईयर्स, ये हो गया, ठीक ना। ये उसकी माता की एज हो गई, किससे? प्रेजेंट एज से 3 वर्ष बाद होगी। तो आप देखो कि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि इनके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो कितने के इक्वल होगा? 3 × 3 16। यहाँ पे देखो कि ये क्या है कि इनके प्रोडक्ट, एज का प्रोडक्ट 29 इज इक्वल टू 360, इसके इक्वल होगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि अब इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना होगा? x² प्लस 29x प्लस इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 3 का 29 में कितना होगा? 7 कैरी 2 और 6 to 8 इज इक्वल टू 360, सॉरी 360। अब देखो कि इसको भी उठा के इधर ला दो, ये देखो ये क्या होगा? x² प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 32x प्लस, अब प्लस होगा 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखो x² प्लस 32x, अब देखो ये क्या होगा कि 87 क्या होगा? 360 में से माइनस हो जाएगा, माइनस करो कितना बचेगा? 3, यहाँ पे 5 तो फिर 7, यहाँ पे क्या बचा? 2, ठीक ना, यही बचेगा ना, देख लेना। 273 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आया है ये एक कैसा इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पता चला कि नहीं? देख लो एक बार, ठीक। तो अब हम चलेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो आइए फोर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब चलते हैं फोर वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि फोर वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ये सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। देखना कि और ट्रेन ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 480 किमी at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक ना? We need to find the speed of the trains. मतलब देखना ध्यान से कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि और ट्रेन ट्रेवल्स, मतलब कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो कितने डिस्टेंस को कवर कर रही है? 480 किलोमीटर, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि यदि उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक ना। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर द सेम डिस्टेंस, मतलब कि उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितने आवर्स लग गए? 3 आवर्स और लग गए। मतलब कि जो समय लगा था उस समय का 3 आवर्स और ज्यादा लग गया। मतलब क्या? देखना ध्यान से कि जैसे ये यहां से ट्रेन चली पॉइंट ए से, ठीक ना, पॉइंट बी पे गई, ठीक, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 480 किलोमीटर था, ठीक ना। ये ट्रेन यहां से चला शुरू की यूनिफॉर्म स्पीड से, मान ले रहा हूं कि वो स्पीड क्या था? x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। अब इससे चली तो ये पॉइंट बी पे जब पहुंची तो उसको कितना समय लगा? कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक ना। मतलब कि 480 किमी डिवाइडेड बाई x किमी पर आवर, ये होगा ना। ये इतना टाइम क्या करेगा कि 480 किलोमीटर चलने में तय करेगा, ठीक ना। देखना ध्यान से, पहले यहाँ पे स्पीड भी मालूम नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं कि मान ले रहा हूं कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड
सॉरी, रेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऑफ द ट्रेन कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर। अब मैं किलोमीटर पर आवर क्यों माना, क्यों नहीं मीटर पर सेकंड मान लिया, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो भी किलोमीटर पर आवर में था, ठीक ना, तो इसलिए मैं मान लिया। अब देखो ध्यान से कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही थी, तो कवर डिस्टेंस कितना की, कवर डिस्टेंस कितना की 480 किलोमीटर, ठीक ना। तो ये बताओ कि टाइम कितना लगा होगा इसको, टाइम टेकन कितना टाइम लिया होगा, तो डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। मतलब क्या कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 480 सॉरी डिवाइडेड बाई, ये किमी से किमी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओनली बचा क्या, आवर बचा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो गया, इतना आवर्स लगा, ठीक ना, फर्स्ट वाला कंडीशन के साथ। अब देखना कि जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, कम हो गया उसका स्पीड। स्पीड का मतलब कि ये जो x स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, इससे 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो गया। जैसे ही कम होगा तो ये तो मालूम है ना कि टाइम ज्यादा लेगा, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम उसको ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड था, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड था उसका 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो गया, मतलब कि अब उसका स्पीड क्या होगा, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन क्या होगा, x माइनस 8 किमी पर आवर, इतना आ गया स्पीड, ठीक ना, घट गया स्पीड। तो ये बताओ कि ये टाइम टेकन कितना हो गया, कि 3 आवर्स मोर द कवर से, मतलब उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 आवर्स और बढ़ गया, ज्यादा लग गया। ज्यादा लगा मतलब क्या, इसका 3 आवर्स ज्यादा लग गया, ठीक ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना होगा, सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, x क्या था यहाँ पे, हाँ 400, ये था 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इतना आवर्स लग गया उसको। बस समझ में आया, ये हो गया। देखो यहाँ पे स्पीड हमको मालूम चल गया, वेरिएबल्स में है, ठीक ना, न्यूमेरिकल में नहीं है, हमको इसी को तो फाइंड करना है ना। तो ये मालूम चल गया और टाइम टेकन मालूम चल गया। ये बताओ कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है कि नहीं, यही होता है ना। तो इस पे बस पुट कर दो जो जो वैल्यू रखा गया है। यहां पे देखना ध्यान से, जैसे ही देखो क्या है, स्पीड, ट्रेन की स्पीड अब कितनी है, तो यहाँ पे x माइनस 8 है, इनटू टाइम कितना ले लिया, 480 डिवाइड बाई x प्लस 3, इतना आवर से ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक ना। ये टाइम टेकन हो गया। और उसके बाद किस डिस्टेंस को कवर करने में लगा था उसको ज्यादा समय, उसी डिस्टेंस को ना, मतलब 480 किलोमीटर, ठीक। ये इसको किलोमीटर को हटा दोगे क्योंकि यूनिट्स कट जाएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से कि पहले इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 8, यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो x आ जाएगा, x तो ये क्या होगा 480 प्लस 3x, ये होगा इज इक्वल टू 480, ये होगा ना। अब देखो सॉल्व कर लो, इस x को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, ये देखो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 480x, ये होगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस x से पहले डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना होगा 480x, ये हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3x स्क्वायर, और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो क्या होगा माइनस 064 तो कैरी 6, और उसके बाद 32 ना, 32 तो ये 6 कितना होगा 38, इतना आ गया, ठीक। और 8 का इसमें करो मल्टीप्लाई कितना होगा 24x इज इक्वल टू 480, ये हो गया। ये देखो 480 और ये 480
कट नहीं गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, बचा क्या, 3x² प्लस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये कैसा है, एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना, यहाँ पे देखो है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगेगा, अगर आप देखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय।